चलो बच्चे, आज हम करेंगे पार्ट 2 उस चैप्टर का जो हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे थे। सबसे पहला टॉपिक जो हमने समझना है दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो बच्चे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले दो हिस्सों में डिवीजन होती है। एक होते हैं हमारे मैनेजेरियल मेंबर्स, एक होते हैं हमारे नॉन मैनेजेरियल मेंबर्स। अब मैनेजेरियल मेंबर्स वो हैं जो किसी ना किसी काम को या किसी ना किसी इंसान को मैनेज कर रहे हैं। नॉन मैनेजेरियल मेंबर्स वो हैं जो सिर्फ बताया गया काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने काम से मतलब रख रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी एक्सप्लेन करूंगा और फिर एक एग्जांपल के साथ आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपको कभी भी भूले ना। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे मैनेजरियल मेंबर्स में हमारे पास 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल, ऑपरेशनल। चलो बेटा, अब इस चीज को समझने के लिए ना सबसे पहले मान लेते हैं कि आप अपना घर बनवाना चाहते हैं। अब घर बनवाने के लिए आप क्या करेंगे? घर बनवाने के लिए आप ढूंढेंगे एक आर्किटेक्ट। अब वो आर्किटेक्ट क्या खुद घर बनाना शुरू कर देगा? आर्किटेक्ट के पास आगे होगा एक ठेकेदार जो कि जिम्मेदारी लेगा कि पूरे दिन में काम क्या हुआ है। बस इतनी सी बात याद रखना। एक एक करके अब हम सारे टॉपिक को समझेंगे, साथ में इस एग्जांपल के साथ रिलेट करेंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सबसे पहले बच्चे हमारे पास आ गया टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें हमारे आते हैं सीनियर मोस्ट मेंबर्स, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ वगैरह हैं, वो सब इस मैनेजमेंट के लेवल में आते हैं। चलो मैं एक एक करके अब आपको समझाता हूं। यहां पे मान लेते हैं कि इस केस में आप हो गए टॉप लेवल मैनेजर। क्यों? क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट देना है। अब आपने अपना घर बनवाना है। अब उसके लिए क्या होगा? सबसे पहली चीज, आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कैसे की चीज चाहते हैं, क्या क्या देखना चाहते हैं, वो सब आप सेट करेंगे। क्या क्या आपकी फॉर्म में होगा। फिर आप देखेंगे वेलफेयर एंड सर्वाइवल। आपका ये देखना बहुत जरूरी है कि मैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा। क्या जिस अप्रोच से मैं कर पाऊंगा मेरा बिजनेस सरवाइव कर पाएगा या फिर मेरा घर बन पाएगा भी या नहीं। फिर तीसरा पॉइंट जो आपको समझना बहुत जरूरी है, एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा देखो, बिजनेस में चीजें बदलती रहेंगी। अब जब आप टॉप लेवल पे हो ना, तो उनकी सिरदर्दी आपकी है ये देखना कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या बदलाव आ रहा है। अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से देखो और उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से काम करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को अपना घर बनवाना है, मैं कभी भी बारिश के मौसम में अपना घर बनवाना नहीं शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है बारिश के मौसम में सीमेंट सूखेगा नहीं। इसलिए जब मेरे को लगता है कि हाँ भाई अब तो धूप वाले दिन आने लगे हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा तेज काम करवा दूंगा। तो ये मैंने क्या किया, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया और अपना काम करा लिया। उस हिसाब से मैं सबके लिए गोल सेट करूंगा। फिर देखो, यहाँ पे एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये भी है कि मैं ये भी देखता हूं कि क्या सारे डिपार्टमेंट के काम हो रहे हैं या नहीं। अब जब मैं घर बना रहा हूं, सबसे पहले मैं एक आर्किटेक्ट रखूंगा, मे बी एक इंटीरियर डिजाइनर रखूंगा, एक पेंट वाला रखूंगा। उनके बीच की जो कोऑर्डिनेशन है, अब सिंपल सी बात है, घर की अभी ईंटें लग रही है, पेंट वाला अभी थोड़ा काम शुरू कर देगा। कुछ चीजें ऐसी है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। हमें ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी जो डिपेंडेंस है, उनकी जो आपस में डिपेंडेंस है, उनकी आपस में मैनेजमेंट है, उनकी कोऑर्डिनेशन, वो बनवाना किसका काम है? वो बनवाना मेरा काम है। मेरा काम है बताना कि भैया जी आर्किटेक्ट इस दिन तक फ्री हो जाएगा, उसके बाद आप पेंट करने लग सकते हैं। फिर मैं अपने इंटीरियर डिजाइनर को बताऊंगा कि भैया पेंट हो गया है, 2 दिन रुक जाइए और इंटीरियर डिजाइनिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा। लेकिन अब इनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। कुछ भी गलत हो जाए, गलती किसी के भी हो, एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक को जवाब आपको ही देना पड़ेगा। बिजनेस आपका है, घर आपका है, कुछ भी गलत होगा उसका जवाब आप देंगे, कोई और नहीं देगा। होपफुली आपको ये बात समझ आई। टॉप के बाद आपका आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल एक लिंक की तरह एक्ट करता है टॉप और ऑपरेशनल लेवल के बीच में। ठीक है जी, ये एक लिंक की तरह काम करता है। अब यहां पे मैं समझ लेता हूं, एग्जांपल लगा लेता हूं आर्किटेक्ट का। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले आपने बनाई अपनी फर्म के लिए पॉलिसीज। ठीक है जी, आर्किटेक्ट का क्या काम आया?
उन पॉलिसीज को आगे एक्सप्लेन करना कि भैया जो ओनर साहब है उन्हें ये चीजें चाहिए, इसे हमें इस हिसाब से करना पड़ेगा। पॉलिसीज को इंटरप्रेट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो जो सामान की जरूरत है उसके बारे में टॉप लेवल को बताया जाए। अब देखो भैया, मैंने रोज रोज तो घर बनाने नहीं है, ठीक है। अगर रोज रोज बनाने भी हों तो ये मेरी सिरदर्दी तो नहीं है कि मैं हर डिपार्टमेंट में जाके चेक करूं कि किस डिपार्टमेंट में क्या सामान चाहिए। वो देखेंगे हमारे मिडिल लेवल मैनेजर, वो ये देखेंगे कि क्या सारे डिपार्टमेंट में जो जो जरूरी चीजें हैं वो है भी या नहीं। फिर हमारा आ जाता है नेसेसरी ड्यूटीज असाइन करना। डिपार्टमेंट में वो आगे नेसेसरी ड्यूटीज असाइन करेंगे कि हाँ जी भैया इसका ये काम है, इसका ये काम है, ताकि काम करते टाइम किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे और किसी तरह की कोई लड़ाई ना हो। कल को एम्प्लॉयज का मोराल डाउन हो गया तो देखो सीईओ साहब खुद नहीं आएंगे कि हम भैया मोराल ठीक कर देते हैं या मोटिवेट कर देते हैं, वो काम है मिडिल लेवल मैनेजर्स का। और लास्टली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब मेरा काम है सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना। पर उसी तरह अगर डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगी। तो इसलिए इनका ये भी एक बहुत जरूरी काम है कि ये बाकी सब डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे, सॉरी कोऑपरेट करे, ताकि काम जो है स्मूथली चलता जाए और किसी तरह की कोई भी लड़ाई ना हो। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारे ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट पे। अब जब बात करते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की, यहां पे एग्जांपल लगा लेते हैं हम ठेकेदार की। ठीक है, अब पता नहीं ठेकेदार आपको पता कौन होते हैं या नहीं, बट ठेकेदार वो होते हैं जो सारी लेबर के मैनेजर हैं, लेबर के हेड हैं, जो कि सारी लेबर को मैनेज करते हैं। ठीक है जी। अब असली काम कितना होना है पूरे दिन में, क्या होना है, वो सब कौन देखता है, हमारे ठेकेदार साहब। ये देखते हैं कि हमारा पूरा वर्कफोर्स कितना काम कर रहा है। डेली बेसिस पे वर्कफोर्स के साथ इंटरैक्ट ये करते हैं, वर्कफोर्स के साथ मिलके काम ये करते हैं। अब ठेकेदार साहब फ्री नहीं बैठते, ठेकेदार साहब मिलके काम करते हैं। उनका ये मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट हमारा निकल के आ रहा है उसका आउटपुट सही हो, जो हमारी दीवार बन रही है वो दीवार सीधी बने, उसमें किसी भी तरह की कोई दरार ना आए। ये सब काम किसका देखना है, इनका। और लास्टली उनका काम है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करना। अब ऐसा क्यों, देखो सिंपल सी बात है, जब ऊपर लेवल पे सुपरविजन करते टाइम आप ये नहीं देख सकते कि बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं नहीं, बिकॉज आप खुद ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे। जब तक आप खुद ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे आपको सेफ्टी हैजार्ड्स के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए ये काम होता है ऑपरेशनल लेवल मैनेजर का। अब ये तो आगे भैया हमारे मैनेजरियल मेंबर्स। इसके बाद हमारे आगे नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, जो कि हमारे हैं इस सिनेरियो में लेबर के बंदे। अब लेबर के बंदे को जो बोल दिया पूरे दिन में वो करेगा। उसको बोला कि भैया जी आपने ईंटें उठा के इधर से इधर रखनी है, चाहे उसको कोई पॉइंट लग रहा हो ना रख रहा हो, वो ये काम करेगा। क्यों, क्योंकि उसका काम है बस काम करना, वो एक वर्कर है। ठीक है जी। अब हमने समझने हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो अब मैनेजमेंट हमने एक स्टार्टिंग में बात सीखी थी, अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है। तो देखो अगर वो एक प्रोसेस है तो उसके कुछ स्टेप्स भी होंगे। अब बच्चे ये बात याद रखना, इन स्टेप्स को ऑर्डर में याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत ईजिली एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूंगा कैसे चीजें चलेंगी। एग्जाम्पल ये है कि आपने कराना है अपने स्कूल में एक इवेंट। ठीक है जी। मान लेते हैं आपने कराना है अपने स्कूल में एक इवेंट, उसकी मैनेजमेंट करनी है, उसके साथ साथ आपको टॉपिक भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा और साथ साथ में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है हमारे पास प्लानिंग। देखो भैया जी, सबसे पहले तो आपको पता है कि आपने अपने स्कूल में इवेंट कराना है। अब पहला काम क्या है, सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करेंगे कि इवेंट क्या कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है। फिर आप उसके बाद उसके लिए एक प्रॉपर प्लान सेटअप करेंगे कि हाँ जी भैया जी हमें ये इवेंट कराना है जिसमें हम ये चीज़ें प्लान कर रहे हैं, ये चीज़ें इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप प्लानिंग में हम करते क्या है, एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं कि भैया जी चीज़ों को करना कैसे है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। ये हमारा प्लान बन गया। सेकेंड स्टेप हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। अब जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, अब देखो हमें अलग अलग तरह के टास्क करने पड़ेंगे, अलग अलग तरह की टीम्स चाहिए होंगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से अपनी टीमों को मैनेज करना पड़ेगा। हाँ जी बच्चे, अब टीमों को मैनेज कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझते हैं। मान लो अब मेरे को पता है मेरे को स्कूल में इवेंट कराना है
तो मुझे एक सोशल मीडिया की टीम चाहिए होगी जो मेरा सारा सोशल मीडिया हैंडल करेगी, एक मुझे पब्लिक रिलेशंस की टीम चाहिए होगी जो कि सारे मेरे पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करेगी, एक मेरे को चाहिए होगी लॉजिस्टिक्स की टीम, वो क्या करेगी, मेरे लिए देखेगी कि क्या मेरे पास सारे रिक्वायर्ड लॉजिस्टिक्स मटेरियल है, मेरे पास इनफ स्टेशनरी है, ये सब चीज़ें देखेगी। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, हमारी बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स के अंदर अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया, जिससे हमारा काम काफी ज्यादा आसान और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नजर आएगा। समझ आ गया ये? अब अगला समझेंगे स्टाफिंग। अब बच्चे स्टाफिंग की जब हम बात करते हैं, हमने ऑर्गेनाइज तो कर दिया, अब ये भी तो जरूरी है कि जिस बंदे को वो काम आता है उस बंदे को उस जगह पर रखा जाए। अब मान लेते हैं मुझे सोशल मीडिया टीम में बनानी है रील्स, ठीक है, रील्स बनाने के लिए मेरे को वो लोग चाहिए जो सोशल मीडिया पे आने से घबराए ना, और मेरे को वो भी लोग चाहिए जो एडिट कर सके अच्छे से। अब मैं एक नौसिखिया को अगर डाल दूंगा सोशल मीडिया टीम में, जिसको एडिट करना नहीं आता, जो रील में बोलने से पहले डर रहा है, तो क्या काम हो पाएगा? नहीं ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां पर हमने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से डिवाइड किया है, स्टाफिंग में सही इंसान को सही वक्त पर सही क्वालिफिकेशन के साथ उस टास्क में डाला जाए। बिकॉज जब आप सही इंसान को सही चीज में डालते हैं तभी आप चीजें मैनेज सही ढंग से कर पाते हैं। ये होता है स्टाफिंग में। नेक्स्ट आपने समझना है व्हाट इज डायरेक्टिंग। अब देखो बेटा, है तो हम इंसान ही, ठीक है, एक बारी के लिए आपने हमें बता दिया कि हमारा काम है सोशल मीडिया डिपार्टमेंट को हैंडल करना, लेकिन उसमें भी तो हमारे कुछ टास्क होंगे, उसकी तरफ डायरेक्टिंग माने डायरेक्शन देना, ठीक है जी। अब वहां पे होगा एक मैनेजर जो कि हमें पूरे ढंग से डायरेक्ट करेगा, बताएगा कि हमें एग्जैक्टली क्या काम करना है। अब देखो बड़ी बारी हम ऐसा भी फील करेंगे कि यार काम करने का मन नहीं, तो वहां पे हमारा मैनेजर हमें मोटिवेट भी करेगा कि हाँ जी भैया काम को ऐसे करना है, वो हमें सुपरवाइज भी करेगा। और ये सारी चीजें डायरेक्टिंग में होती हैं, जहां पे हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है, सुपरविजन प्रोवाइड की जाती है, और हमें पूरे तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि हम अपने काम को सही वक्त पर पूरा कर लें। देखो बेटा, लास्ट स्टेप आ गया कंट्रोलिंग। अब डे 1 पे कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे स्कूल के इवेंट के लिए कि हाँ भाई हमें तो स्कूल के इवेंट पे 400 बच्चा चाहिए है। अब इवेंट के एक दिन पहले आपने एनालाइज किया कि यार यहाँ पे तो सिर्फ 350 बच्चा ही हुआ। क्या हुआ? हमने जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट हुए थे हम उसको कहीं ना कहीं मीट नहीं कर पाए। कंट्रोलिंग में हम उसका कारण जानते हैं, हम देखते हैं, हम अपनी चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं कि जो हमने प्लान सेट किया था, जो हमने प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट किया था, क्या हम उस स्टैंडर्ड को पूरे तरीके से कर पाए या नहीं कर पाए। अगर कर पाए तो किन अच्छी चीजों की वजह से कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो मे बी किस डिपार्टमेंट में कोई इशू था। मे बी हो सकता है कि मेरे पब्लिक रिलेशन वाले स्लो थे और उन्हें लोगों से बातचीत करनी नहीं आई। तो कंट्रोलिंग में हम क्या देखते हैं, हम प्रॉपर स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किए हैं उनके हिसाब से चीजों को देखते हैं, हम मैनेज करते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई गलतियां कहाँ पे हुई हैं, उन्हें सुधारा कैसे जा सके। और फिर जब ये पता लग गया, उसके बाद अगले साल जो हमने इवेंट कराना है उसमें क्या होगा, अगले साल फिर से ये पूरे का पूरा प्रोसेस एज इट इज रिपीट होगा, पिछले साल की गलतियों को याद रखते हुए। इसी वजह से ये भी कहा जाता है मैनेजमेंट एक ऑन गोइंग और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और कभी भी खत्म नहीं होता है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आएगा, बाकी इसके डिटेल नोट्स आपको लिंक में मिल जाएंगे। चलिए बेटा जी, अब हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो पढ़ लिए हैं, अगला सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो हमने पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेशन। अब लेमन लैंग्वेज या फिर अनपढ़ भाषा में अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं, कोऑर्डिनेशन होता क्या है, आपस में एक आपसी सहमति बनाना, आपस में कोऑर्डिनेशन रखना, आपस में एक दूसरे को साथ लेकर चलना, ठीक है, ताकि सारे काम स्मूथली हो सके। अब देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट समझ लिए, कोऑर्डिनेशन के बिना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अधूरे हैं। डेफिनेशन समझते हैं जल्दी से। बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर टीम बाय इंश्योरिंग सूटेबल एलोकेशन टू टास्क। हाँ जी, टीम में एक बैलेंस बना के रखना, टीम को एक साथ रखना, कैसे, सबको जरूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करके, हर मेंबर को जरूरी रिसोर्स प्रोवाइड करके, ताकि जो टास्क है वो परफॉर्म हो सके
विद हार्मनी अमंग मेंबर्स, ताकि हर मेंबर हमारा खुश रहे और चीज़ों में स्मूथली काम होता रहे। अब देखो मैंने आपको फंक्शन की एग्जाम्पल दी थी। अब सोचो कि मैंने आपको पीआर डिपार्टमेंट की बात की थी और पीआर डिपार्टमेंट के साथ साथ मैंने आपको बोला था सोशल मीडिया डिपार्टमेंट। अब अगर सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कहे दी सारे पैसे तो हम पीआर डिपार्टमेंट वालों को दे दिया, हमें तो कुछ दिया ही नहीं, ठीक है, आपस में लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे सूटेबल एलोकेशन नहीं हुई थी, ना टास्क की ना रिसोर्स की। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक प्यार बना के रखें, वो है कोऑर्डिनेशन का काम। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की एसेंस है, मतलब मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के बिना अधूरी है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं मैनेजमेंट नहीं। अब सिंपल सी बात है, प्लानिंग, जब भी प्लान बनाते हो तो प्लान ये देख के बनाते हो ना कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है ताकि मैं बाकी सारे काम कर सकूं। तो आप बाकी सारी एक्टिविटीज के साथ अपने प्लान को अलाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, अब जब आप बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनाया जाता है, मैंने क्या चीजें प्लान की थी उस हिसाब से मेरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अगला आ गया जी स्टाफिंग। स्टाफिंग, अब लॉजिकली सोचो, हमने ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया था, ऑर्गेनाइजिंग में हमने प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बनाए थे। अब जब स्टाफ ढूंढा तो उन डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली ढूंढा या एक नया डिपार्टमेंट स्टाफिंग के वक्त क्रिएट कर दिया, ऐसा तो कुछ नहीं किया ना। तो जो हमने स्टाफ भी किया लोगों को, जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उस हिसाब से किया। फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन भी मैंने प्रोवाइड जब करवाई, जिस हिसाब से इंसान की ड्यूटी थी उस हिसाब से मैंने उसे डायरेक्शन प्रोवाइड की। और फिर जब कंट्रोलिंग की बात आई, मैंने कंट्रोलिंग किस चीज को दिमाग में रखते हुए नजर की, मेरा ओरिजिनल प्लान क्या था, मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो गई वो मेरे प्लान के हिसाब से कितने हद तक सही थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सारी एक्टिविटीज थ्रू कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से लिंक्ड है। इसलिए कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के बिना अधूरा है। अगला टॉपिक जो हम समझेंगे, कोऑर्डिनेशन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे चाहिए। देखो बच्चे, चाहे टॉप लेवल मैनेजर हो, मिडिल लेवल मैनेजर हो या लोअर लेवल मैनेजर हो, इन सब के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए आपस में। और कोऑर्डिनेट करना इनके लिए ऑप्शन नहीं है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉप लेवल मैनेजर का ये देखना बहुत जरूरी है कि जो पॉलिसीज हैं वो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज के हिसाब से बनाई जाए ताकि मिडिल और लोअर अपना काम सही तरह कर सके। मिडिल लेवल मैनेजर तो देखो पूरा टाइम कोऑर्डिनेट ही करता रहता है टॉप और लोअर के बीच में। जो बात टॉप से आई उसे लोअर तक इस हिसाब से पहुंचाना है कि लोअर को ऐसा भी ना लगे कि भैया हम तो गुलामी नहीं कर रहे, हम भी तो काम करने आए हैं, ठीक है। तो मिडिल का है ये काम, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। और फिर आ गया हमारा लोअर लेवल मैनेजर, जिसमें हमने आपको एग्जांपल दिया था ठेकेदार का। अब ठेकेदार का क्या काम था, ये देखना कि सारी लेबर मिलकर काम कर रही है नहीं। तो वो ये देखता है कि जो लोअर लेवल में हमारे वर्कर्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं या नहीं। होपफुली आपको बेसिक टॉपिक कोऑर्डिनेशन का समझ आया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। चलिए बच्चे, अब हम करेंगे आखिरी दो टॉपिक इस चैप्टर के, उसके बाद हमारा चैप्टर 1 जो है वो खत्म हो जाएगा। पहला जो हमने टॉपिक करना है कोऑर्डिनेशन के बारे में हम जान चुके हैं, अब हम समझेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर हम जानेंगे एक फनी तरीका जिससे इसको याद भी किया जा सकता है। हाँ जी जी, सबसे पहले इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। हाँ जी जी, अब अगर आप कोऑर्डिनेशन करके चलेंगे तो आप एक ग्रुप एफर्ट बड़े आराम से कर पाएंगे, सारे ग्रुप्स बहुत अच्छे से मैनेज हो पाएंगे और सब मिलकर काम कर पाएंगे। इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का बच्चे क्या मतलब होता है? यूनिटी ऑफ एक्शन का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि सब लोग एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। जब हम हर बंदे की एक्टिविटी को आपस में कोऑर्डिनेट कर देंगे, तो जैसे कि मैंने आपको स्कूल के फंक्शन के बारे में बताया, पीआर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का एक ही गोल होगा कि हमारे स्कूल का जो फंक्शन है वो बेस्ट हो। किसी का इंडिविजुअल गोल नहीं होगा, हर बंदा इस सोच के साथ काम करेगा कि अरे भैया हमें तो अपने स्कूल का बेस्ट फंक्शन चाहिए। तो हमारा जो एक्शन है वो सबका एक ही दिशा में जा रहा है, काम अलग अलग लेकिन दिमाग में गोल एक। वो कैसे आएगा? कोऑर्डिनेशन की मदद से। अगला टॉपिक, अगले दोनों ही टॉपिक बहुत आसान है, क्विकली कर दूंगा वाइंड अप। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जैसे कि हमें पता है मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस है और मैनेजमेंट की हर लेवल पर
कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो सिमिलरली कोऑर्डिनेशन भी कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, कोऑर्डिनेशन कभी भी रुकेगी नहीं। ऑल परवेसिव, जैसे कहा गया मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह है, वैसे ही मैनेजमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत हर जगह है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, परवेसिव परमात्मा हर जगह, जैसे हर परमात्मा हर जगह वैसे ही परवेसिव भी हर जगह। चलिए अगला टॉपिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। हाँ जी, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझा दी गई है कि चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो, लोअर लेवल मैनेजर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोऑर्डिनेशन करना। आखिरी पॉइंट जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हमने अभी तक नहीं कवर किया था, वो है डेलिबरेट फंक्शन। अच्छा बच्चे, डेलिबरेट का मतलब धक्के से करवाना पड़ेगा। अब सोचो कि अपने आप कोऑर्डिनेशन हो जाएगी। देखो वहां पर रिश्तेदार तो लगे नहीं, आजकल तो चलो रिश्तेदारों में भी कोऑर्डिनेशन नहीं होती आपस में, बट ऑब्वियस सी बात है वो एक दूसरे को जानते नहीं है, और अगर जानते भी हैं तो शायद एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन करवानी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं बन जाएगी, बोल कर करवानी पड़ेगी, बात कर कर करवानी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा कि हाँ जी भैया हमारी ये ज़रूरतें, आपकी ये ज़रूरतें, हमें मिलकर काम करना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन डेलिबरेटली लेकर आनी पड़ेगी। चलिए अब इसको याद करने का एक फनी तरीका समझते हैं। जी माने ग्रुप एफर्ट, यू माने यूनिटी ऑफ एक्शन, सी माने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, पी से परवेसिव, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डेलिबरेट। इसके लिए एक छोटी सी नोटेशन बना दिया आपके लिए, गर्लफ्रेंड उड़ चुकी, पेरेंट्स रोज डांटे। समझ लो कि भैया देखो, हिसाब लगा लो, दिमाग में सोच के बैठ जाओ कि अगर तो कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं चलेंगे ना, तो ना तो देखो गर्लफ्रेंड खुश रहने वाली है आपकी, ना आपके पेरेंट्स खुश रहने वाले हैं। तो गर्लफ्रेंड भी उड़ जाएगी बेटा, और पेरेंट्स भी रोज डांटेंगे। ठीक है, तो समझ लो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है, बस एक फनी तरीका है जिससे आपको जल्दी समझा दिया जाएगा। चलो अगला टॉपिक आपका आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है? ठीक है, कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है, ध्यान से समझेंगे। चलिए सबसे पहला पॉइंट कि कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, ग्रोथ इन साइज। देखिए जब आपको फॉर्म को ग्रो करना है तो आप अकेले ग्रो नहीं हो सकते, आपको फॉर्म को ग्रो करने के लिए लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, और वो ग्रोथ इन साइज तब होगा जब लोगों को साथ लेके चलेंगे, और लोगों को साथ कैसे लेके चल सकते हैं, जब आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके साथ मिलजुल कर रहेंगे। सो दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स इन, आपकी फर्म के साइज में ग्रोथ लेके आता है। चलिए अगला पॉइंट समझेंगे, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब बच्चे बात क्या होती है कि दरअसल हर एक ग्रुप के फंक्शंस बड़े अलग अलग होते हैं। ठीक है, एज मैंने पहले बताया मैनेजमेंट में पीआर टीम का अलग रोल है, सोशल मीडिया टीम का अलग रोल है। अब हर एक के फंक्शंस बहुत अलग अलग हैं, इतने डिफरेंट फंक्शंस में उनके साथ कोऑर्डिनेट करना मुश्किल तो है बट जरूरी बहुत है, बिकॉज अगर हम मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगे किसी को ऐसा नहीं फील होगा कि हमारा टास्क कम इंपॉर्टेंट है या दूसरे का टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन होने की वजह से कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आखिरी आ गया स्पेशलाइजेशन। स्टाफिंग में हमने सीखा था कि सही जगह पर सही इंसान को रखना है, इसका मतलब हम हर जगह पे स्पेशलिस्ट को रखेंगे। अब एक बहुत बड़ी दिक्कत ये जो ईगो है ना भाई, ह्यूमन ईगो, हर स्पेशलिस्ट कहेगा कि भैया हम तो बेस्ट हैं, हमें पता है हमें क्या करना है, हम तो बेस्ट हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। अरे बेटा तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, बट तुम्हें ये लगता है कि सिर्फ तुम्हारा ही काम इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा, आपस में होगा मतभेद, आपस में होगी लड़ाई कि भैया हम तो स्पेशलाइज हैं, हम सब सही कर रहे हैं। लेकिन हर स्पेशलाइज्ड बंदे को यही लगेगा वो अपना काम सही कर रहा है, बट वो ये नहीं देखेगा कि दूसरे के साथ काम सही हो रहा है या नहीं। इसीलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब ऐसे स्पेशलाइज्ड लोगों को आप हायर करते हैं तो वो अपनी ईगो साथ में लेके आते हैं, अपना गुस्सा साथ में लेके आते हैं, और लड़ाई हम चाहते नहीं, फिर वरना फर्म किसका नुकसान होगा, हमारी फर्म का नुकसान होगा। दैट इज वाई कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। चलो ये एक और तरीका इसको भी सिखाने का याद करा देते हैं। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस ये है, GFS, मतलब आप एक टाइम पर बहुत सारी GFs मैनेज कर सकते हो। ओ करनी नहीं है, कान पे लगाऊंगा भैया की बात को गलत ले लिया तो, भैया ने सिर्फ एक प्यार से तरीका समझाया करने का, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी हरकतें करना शुरू कर देना। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बड़ा सिंपल सा काम है, एक टाइम पे बहुत सारी GFs मैनेज हो जाएंगी जब कोऑर्डिनेट अच्छे से करोगे, पर करना ऐसा नहीं है। ठीक है,
लॉयल रहो, अव्वल तो पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ नहीं रखा, आराम से पहले पढ़ने पे फोकस करो, अपने आप हर चीज होती जाएगी टाइम पे। ठीक है जी, चलिए होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। जी ग्रोथ एंड साइज, एफ फंक्शनल डिफरेंशिएशन, एस फॉर स्पेशलाइजेशन। चलिए बच्चे, इसी के साथ आपका जो चैप्टर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वो खत्म होता है। अगर आपको इसके डिटेल्ड नोट्स चाहिए वो आपको लिंक में मिल जाएंगे। बाकी अगर भैया के साथ हंसते हंसाते पढ़ते रहना है तो इस चैनल को फॉलो कर लो एंड आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।